नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। मेरे साथ आज की चर्चा में जुड़े हैं निपुण जी, विदेश मामलों के जानकार हैं, शिक्षाविद हैं, लेखक हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से भारत बहुत जल्द सुपर पावर बनने वाला है अमेरिका को पछाड़कर। दरअसल खबर यह है कि विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में जो भारत है वो अब चौथे नंबर पर आ चुका है। उससे पहले चीन, जापान और तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड है। अब भारत के लिए यह खुशखबरी है क्योंकि जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था ठीक हो रही है और बढ़ रही है, हम फॉरेक्स रिजर्व के मामले में चौथे नंबर पर आ चुके हैं और इसी के साथ जिस तरीके से 700 अरब डॉलर के पार जो है वो हमारा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो पहुंच चुका है। अब विदेशी मुद्रा भंडार आखिर क्या है और इससे हमें क्या फायदा है, क्या जो लाभ है वो भारत को मिलने वाले हैं, यही हम समझने के लिए आज निपुण जी के साथ जुड़े हैं और निपुण जी हमें समझाएंगे आखिर कितना फायदा हमें इससे होने वाला है। निपुण जी, विदेशी मुद्रा भंडार आखिर क्या है और यह किस तरीके से हमें फायदा देगा? सुपर पावर हम बनने की बात करते हैं, उस रेस में चाइना भी है जो अलग तरीके से चाले चलता है, लेकिन हम अलग अपनी कूटनीति रखते हैं और अमेरिका को पछाड़कर भारत जो है वो जल्द ही महाशक्ति बन जाएगा, यह भी कहा जाने लगा है। कैसे होगा? देखिए, एक तो मुझे याद आता है 90s का दौर कि हमारा फॉरेक्स इतना था कि हम 10 दिन का भी अगर कोई परचेज हमको सामान करना था तो हमारे पास वो भी अवेलेबिलिटी नहीं थी। और आज हमारे पास इतना फॉरेक्स है, अगर मैं इसको तुलना करूं तो पाकिस्तान से अगर मैं तुलना करूं तो पाकिस्तान की जो नॉर्मल जीडीपी होती है, यानी कि जो उसका पूरा हम देखें तो वो करीब 340 बिलियन डॉलर है। तो लगभग दोगुना आज हमारे पास में क्या है, फॉरेक्स है, यानी कि हमारा फॉरेन रिजर्व है। चाइना का अगर हम देखें तो काफ़ी बड़ा, हमसे काफ़ी बड़ा भी है, करीब 3 ट्रिलियन का चाइना का है। और हम देखें तो जापान का 1 ट्रिलियन का है। स्विट्जरलैंड बहुत ज़्यादा आगे नहीं है, 300 बिलियन के पास, वो सॉरी 800 बिलियन का उसके पास रिजर्व है। और भारत के पास 704.9 यानी कि 705 बिलियन हम लोग बोल सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है चेतन जी कि हम देखें तो ये फॉरेक्स में उछाल आया है इतना ज़्यादा जो बड़ा है हमारा, वो काफ़ी लंबे समय के बाद में आपका बड़ा है। हम देखें तो 90s के बाद हमारा बढ़ना शुरू हुआ था। अगर मैं इसको तुलना करूँ तो 2007 में हमारा फॉरेक्स 200 बिलियन डॉलर था, 2008 में आपका 300 बिलियन था और 2008 के बाद आप देखिए 2017 तक 300 के आसपास ही हमारा फॉरेक्स रहा। लगभग आप देखें तो 10 साल तक हमारे फॉरेन रिजर्व में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। 2017 में सीधे आपका जो फॉरेक्स हो जाता है वो आपका 400 बिलियन होता है और लगातार क्या आपका बढ़ता जा रहा है। आपको याद आएगा तो आपको याद हो 25 सितंबर 2014 एक मेक इन इंडिया हमारे यहाँ पर लॉन्च किया गया था कि भारत में बनता है। उसका ही एक तरह से आप देख सकते हैं, ये परिणाम देख सकते हैं कि भारत में फॉरेक्स बढ़ा है। अब आपका प्रश्न ये था कि फॉरेक्स बढ़ता किस वजह से है। सामान्य रूप से समझिए तो फॉरेक्स को हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है भी क्या, विदेशी मुद्रा भंडार आखिर है भी क्या, दर्शक हमारे समझ पाएंगे। हाँ, देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार जो होता है इसको हम 2 भागों में रखते हैं, एक तो करेंसी के रूप में, गोल्ड के रूप में। अगर हम भारत की बात करें तो 700 बिलियन डॉलर में तकरीबन आप मानकर चलिए 650 बिलियन डॉलर का हमारे पास करेंसी है। करेंसी उसमें केवल डॉलर ही नहीं है कि हम डॉलर को ही रखते अपने पास में, हमारे पास यूरो भी है, जापान की जो करेंसी वो भी है। इसका एक पूरा रिजर्व हमारे पास सरकार के पास रखा जाता है। वो इसलिए रखा जाता है, वो भी आरबीआई के पास में, कि जैसे मान लीजिए हमको दुनिया से कोई चीज़ परचेज करना है तो तत्काल हमारे पास में फंड्स हो, पैसा हो, हम परचेज कर सके। हमें कोई भी आपका इंपोर्ट करना हो तो इंपोर्ट करने को लेकर हमें कोई इश्यू ना आए, कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसका मतलब हमारे पास में, हमारे बैंक के पास में ये बात वैसी ही है कि जैसे मेरे अकाउंट में बैलेंस होना, इतना बैलेंस होना कि मुझे कोई चीज परचेज करनी हो तो मुझे किसी का मुंह ना ताकना पड़े, मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, ले सकता हूँ। ये उस तरह की कंडीशन है। यानी कि हमारे पास रिजर्व कहाँ से आया? अब प्रश्न है कि रिजर्व आ कहाँ से रहा है। देखिए, रिजर्व के कई सारे तरीके आने के होते हैं। ये लोन के रूप में भी आता है, ये निवेश के रूप में भी आता है,
लेकिन एक अच्छी बात यह है कि भारत के पास जो उसमें निवेश आ रहा है उसमें एक बड़ी संख्या आपके निवेश की है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है चेतन जी कि विदेशों में रह रहा डायस्पोरा, जो इंडियन डायस्पोरा है, सबसे बड़ी भागीदारी आप देखेंगे तो करीब 100 बिलियन अमेरिकन डॉलर का जो पार्टिसिपेशन है वो इंडियन डायस्पोरा के द्वारा भारत के फॉरेन रिजर्व को बढ़ाने में किया गया है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि दुनिया का इतना ज्यादा इंटरेस्ट भारत में क्यों हुआ? हमने अमेरिका, कनाडा, जर्मनी सबको पछाड़ दिया और आज हम चौथे नंबर पर। स्विट्जरलैंड का मैंने कहा कि 100 बिलियन का अंतर है। और हम बात करें बैंक ऑफ अमेरिका के अकॉर्डिंग, तो बैंक ऑफ अमेरिका कह रही है कि 2026 तक, मार्च 2026 तक, यानी कि आने वाले 15 महीने के अंदर हम 750 बिलियन डॉलर का आंकड़ा छू जाएंगे। तो मुझे लगता है कि 2026 के अंत तक आते आते हमारे पास इतना रिजर्व होगा कि हम स्विट्जरलैंड को पीछे पछाड़कर हम 3rd नंबर के बन जाएंगे। आज 4थे नंबर के हैं, तो वो भी दिन दूर नहीं है। हम बहुत जल्दी ये खबर भी रिपोर्ट करेंगे, आप भी मुझसे बात करेंगे कि सर आपने जो कहा था 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, वो हमने रिजर्व कर लिया, यानी कि टारगेट अचीव कर लिया। अब बात यह है कि भाई भारत के अंदर इतना लोगों का भरोसा क्यों जागा, क्यों इतना इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर लगातार आपका आ रहा है? इसकी 2-3 वजह को आप देखिए। एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो हमने क्या रखा है, एक स्टेबल रखा है फॉरेन रिजर्व को, यानी कि आपका सब इन्फ्लेशन को हमने क्या किया, कंट्रोल किया। इसके अलावा हम देखें तो हमारी जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। जहां दुनिया की इकोनॉमी की ग्रोथ में डिक्रीज हो रही है, हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ क्या है, वो आपका इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। दूसरा जो फिजिकल डिफिसिट है, हमने उसको भी क्या किया, बेटर किया है। पहले ये ऐसा होता था कि आमदनी 98, खर्चा रुपया, हमने उसको मैनेज किया है कि आमदनी 98 नहीं, हमको आमदनी 1 रुपया करना है, खर्च हमको 100 रुपया करना है। हमने जो फिजिकल डिफिसिट था उसको कम किया है, यानी कि जो उधारी की जिंदगी को हमने क्या किया है, कम किया है। साथ ही हम देखें तो करंट अकाउंट बैलेंस उसको हमने बेटर किया है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम देखें तो वो लगातार, अगर हमें इसी साल की हम बात करें तो तकरीबन 30 बिलियन डॉलर का हमारे यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस फॉरेन रिजर्व के अंदर आपका आया है। तो कुल मिलाकर एक जो स्टेबिलिटी हमने बनाने का प्रयास किया है अपनी इकोनॉमी के अंदर, उस स्टेबिलिटी से दुनिया क्या हुई, प्रभावित हुई है कि हाँ, भारत एक स्टेबिलिटी दे रहा है, भारत एक स्थिरता दे रहा है। और देखिए कोई भी देश, कोई भी निवेशक ऐसी जगह पैसा लगाना चाहेगा जहां उसको एश्योरिटी हो कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मेरे इन्वेस्टमेंट की एक अच्छी रकम के साथ मुझे क्या मिल जाएगा, रिटर्न मिल जाएगा। भारत ने वो विश्वास, वो जो एक क्रेडिट कह लीजिए, जो आपका गुडविल है, वो हमने क्या किया, मेंटेन की है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है, हमारी आप करेंसी को देखेंगे, करेंसी अभी आप देखें तो हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो नहीं बढ़ी है, करेंसी की वैल्यू आपकी क्या कम है। एक अच्छी करेंसी की वैल्यू आज हम नहीं कहेंगे, 84 पॉइंट आप देखें तो हमारा जो रुपया है वो 84 रुपये के बराबर आपका $1 है। पहले कम हुआ करता था लेकिन आज 84 रुपया है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग। एक तो क्या होता है कि जब आपके रुपये की वैल्यू कम होती है तो ये भी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करती है। इसका एक उदाहरण लीजिए आप, जैसे आप नेपाल जाए, नेपाल का जो रुपया है वो भारत के रुपये से उसकी वैल्यू कम है। इसका मतलब ये होता है कि अगर चेतन पाठक जी नेपाल घूमने के लिए जाएं, अगर वो भारत के किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे घूमने के लिए जाते हैं, 10,000 रुपए खर्च करते हैं एक 1 डे विजिट के लिए, लेकिन नेपाल अगर जाएंगे तो वो अच्छे से उसी अमाउंट में 2 डेज वहां पे क्या कर सकते हैं, अच्छे से अच्छी व्यवस्था के साथ रह सकते हैं, जैसी फैसिलिटीज उनको भारत के अंदर मिलेगी। तो जाहिर सी बात है, अगर रुपये की वैल्यू कम होती है तो ये निवेशकों को आकर्षित करती है कि हम कम पैसा लगाकर ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं। तो बात ये, लेकिन उससे भी बड़ी गौर करने की बात यह है कि जो हमारा रुपया था, रुपये में पहले आप देखें तो पहले बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल हुआ करता है। वोलेटाइल का मतलब बहुत ज्यादा, कभी 80 हो गया, कभी 85 हो गया, कभी 75 हो गया, कभी 70 हो गया। आरबीआई ने क्या किया है कि इस वोलेटाइल को होने को, रुपये को वो रोका है, वो कंट्रोल किया है। अब हमारा रुपया ऐसा नहीं होता कि एकदम से 85 हो जाए, एकदम से 80 हो जाए, एकदम से 90 हो जाए। वोलेटाइल होने से भी
इससे भी हमारी करेंसी में एक स्थिरता होती है। ये भी निवेशकों को क्या करता है चेतन जी, आकर्षित करता है कि हाँ, इनके रुपए में ऐसा नहीं होगा कि कल को कम हो जाए, कल को ज्यादा हो जाए, उससे नुकसान होने की संभावना बनती है। कुल मिला के मैं ये कहूं कि जो एक स्टेबिलिटी हमने लाई है, चाहे इकोनॉमी की हम बात करें, करेंसी की वैल्यू की हम बात करें, उन सब के कारण हमारे फॉरेक्स जो है ये इंक्रीज हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी मैं तारीफ करूंगा जो हमारे आरबीआई के गवर्नर समय है शक्ति कांता दास, और मैं देख रहा था आज उनका जो बैंक ऑफ अमेरिका, उन्होंने भी तारीफ की है कि 70 महीने का उनका कार्यकाल हुआ और 70 महीने कार्यकाल में लगातार उनका जो फॉरेन रिजर्व है वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और उनका इसी प्रोग्रेस को देखकर, उनके इस कार्य को देखकर उनका कार्यकाल अब बढ़ा भी दिया गया है ताकि और भी ज्यादा फॉरेक्स जो है हमारे यहाँ क्या हो बढ़े। जबकि इनसे पहले जो हमारे थे वाईबी रेड्डी, उनके समय में इतना ज्यादा फॉरेक्स हमारा नहीं बढ़ा, लेकिन शक्तिकांता दास ने बहुत बेटर तरीके से पॉलिसीज बनाई, अपने फॉरेक्स को बढ़ाने के लिए नीतियां बनाई, उन सब का परिणाम आज हमको देखने को मिल रहा है और बहुत ही एक अच्छी स्थिति भारत की बनी है। अमेरिका के लिए कैसी चिंता का विषय हो सकता है ये? क्योंकि अमेरिका बिल्कुल बेशक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है इस वक्त और सुपर पावर महाशक्ति उसे कहा जाता है, लेकिन भारत जिस तरीके से ग्रो कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, चाहे अर्थव्यवस्था के मामले में हो, 5वें नंबर पर आज हमारी अर्थव्यवस्था है और फॉरेक्स रिजर्व में भी हम 4th नंबर पर आ गए हैं, तो अमेरिका के लिए क्या चिंता का विषय हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी चिंता का विषय पहले तो चीन के लिए होगा, अमेरिका के लिए तो बाद में होगा, चीन के लिए पहले होगा। उसका कारण क्या है? देखिए, एक डेवलप नेशन है और एक डेवलपिंग नेशन है। कोई भी देश जो इन्वेस्टर जो होगा वो एक डेवलपिंग नेशन को टारगेट ज्यादा करता है। खासतौर से हम देखें तो चीन और भारत को ज्यादा टारगेट करेंगे। उसका रीजन ये है कि भारत के पास में, चीन के पास में एक आबादी ज्यादा है, तो आबादी ज्यादा है तो कंजप्शन ज्यादा है। उस वजह से दुनिया का कोई प्रोडक्ट कहीं भी बने वो बिकने कहाँ पर आएगा? भारत, चीन जैसे देशों में आएगा। अमेरिका की स्थिति उस प्रकार की नहीं है। तो जो एक विकासशील अर्थव्यवस्था होती है उसमें निवेश ऑटोमेटिकली क्या होता है? ज्यादा होता है इन द कंपेरिजन ऑफ द एक डेवलपिंग नेशन के मुकाबले में देखें तो चीन के लिए चिंता का विषय बनता है कि चीन में आप देखेंगे जो फॉरेक्स है वो कम हो रहा है, चीन की जो ग्रोथ है वो कम हो रही है। भारत में जिस प्रकार से निवेशकों का भरोसा है वो चीन के लिए चिंता का विषय जो बनता है। अब आपने जो कहा अमेरिका के लिए चिंता का विषय, देखिए अमेरिका के लिए भी चिंता का विषय बनेगा, क्योंकि देखिए जब हमने सोचा था कि मेक इन इंडिया लॉन्च करेंगे तो जो अमेरिका लेड जो पूरा आपकी वैश्विक व्यवस्था है वो भारत में एक हैवी इन्वेस्टमेंट करेगी। और हमको लगने भी लगा था कि कोविड-19 के बाद जिस प्रकार की इमेज डैमेज हुई है चाइना की, उसका परिणाम को ये मिलेगा कि बहुत सारी कंपनियां जो हैं, चाहे वो यूरोप की, अमेरिका की हो, वो वहां से निकल कर चीन से वो भारत की ओर क्या होने आने लगेंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एप्पल का आई भी, हमने आईफोन की हम बात करें उसकी आई भी, लेकिन उस प्रकार से भी नई कंपनियां उस पास शिफ्टिंग हुई जिस प्रकार की हम कल्पना कर रहे थे। रीजन क्या था कि अमेरिका ने नहीं चाहा कि भारत में बहुत ज्यादा क्या आपका इन्वेस्टमेंट जाए, क्योंकि भारत में अगर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जाएगा, हम उस समय एक ही चीज से जूझ रहे हैं चेतन जी, वो है कि आपका इन्वेस्टमेंट। बाकी आज हमारे पास पोटेंशियल हर तरीके से है, हमारे पास यूथ पॉपुलेशन है, हमें एक बड़ी मार्केट भी है, हमारे पास में क्या स्किल्ड भी है, एवरीथिंग वी हैव, यानी कि एक पोटेंशियल हमारे पास में है। तो अमेरिका वो गलती दोहराना नहीं चाहता जो गलती उसने चीन के संदर्भ में दोहराई। आज हम जो चीन की तरक्की देखते हैं उसका तरक्की का एक ही कारण है कि जब डोर शॉपिंग ने अमेरिका से नजदीकियां बढ़ाई और उन्होंने ओपन इकोनॉमी एक्सेप्ट की, तो अमेरिका लेड पूरे जितने कंट्रीज थे उन सब ने चीन के अंदर इन्वेस्टमेंट किया। परिणाम क्या निकला कि चीन इतना ग्रोथ कर गया वो आज अमेरिका को चुनौती देने लगा। अमेरिका नहीं चाहता कि दूसरा कोई कंट्री को मैं इस प्रकार की मदद करूं, कल को वो भी मेरे लिए चैलेंज खड़ा हो जाए। वो भारत को इतना चाहता है ताकि भारत हमारे साथ में जुड़ा रहे और हम भारत के माध्यम से चीन को बैलेंस करें। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए चिंता बढ़ाने का विषय इसलिए बन जाता है क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि इस प्रकार का माहौल हमारे पक्ष में बने, लेकिन ऑलरेडी बन रहा है। तो दैट इज द, यानी कि अमेरिका की जो एक कहते हैं ना हेल्दोनोमस जो स्टेट बना के रखता है, जो वो कंट्रोल करने का प्रयास करता है, उसको कहीं ना कहीं एक ठेस पहुंची।
एक ठेस पहुंची है और बिल्कुल चिंता का विषय अमेरिका के लिए है, लेकिन बाकी देशों के लिए भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय होगा ही, क्योंकि हालांकि भारत के लिहाज से चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि भारत जो है वो अलग कूटनीति के साथ चलता है, एक अलग तरीके से चलता है। वो किसी पर ना तो हक जमाता है, ना किसी की जमीन पर कोई गलत नियत से देखता है। भारत सबको साथ लेकर चलना चाहता है, और हमने G20 में भी कहा, बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कहते रहते हैं कि अगर हम एक साथ रहेंगे तो हम एक साथ आगे बढ़ सकते हैं, और हमें करना भी यही चाहिए, क्योंकि 21वीं सदी में हमें है और हमें ग्रो करने की बात करनी चाहिए। एक दूसरे से लड़कर या फिर एक दूसरे के लिए द्वेष भावना रखकर हमें चीजें खराब नहीं करनी है, क्योंकि हमारी चीज सबसे पहले खराब होगी, सामने वाले का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें साथ में ग्रो करना है, इसी नियत से हम काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद निपुण जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम इस मुद्दे पर बारीकी से हमें बताने के लिए, आखिर ये है क्या और इससे हमें क्या फायदा हो सकता है। उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी कुछ हमारे दर्शक आप कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, उसमें आप जरूर बताएं। और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें NMF न्यूज के साथ। नमस्कार।